नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा। तो हम बुलेटिन में तमाम खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दर्ज की नई एफआईआर। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा हुई परीक्षा। वहीं आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित, नई तारीख की घोषणा जल्द ही। मॉनसूनी सीजन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। देश में बाढ़ प्रबंधन को लेकर तैयारियों की हुई समीक्षा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से तबाही, कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात, घरों और वाहनों को भारी नुकसान। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब मामले को लेकर भाजपा हमलावर। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मामले को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं की खामोशी पर उठाए सवाल। इस मामले में अब तक 56 लोगों की हो चुकी है मौत। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 2 जवान शहीद। दूसरी ओर सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के पास से मिले नोट छापने के उपकरण, बंदूक, वायरलेस सेट और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। और खेल की खबरों में अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में दी करारी मात। तो वहीं सेमीफाइनल से बस 1 कदम दूर टीम इंडिया कल बांग्लादेश को 50 रन से हराकर अंक तालिका में पहले पायदान पर किया है कब्जा। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में नई एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज की गई है। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले को लेकर विभिन्न राज्यों में जो मामले दर्ज कर जांच की जा रही हैं, उसे भी सीबीआई अपने पास जांच के लिए लेने की कोशिश करेगी, ताकि इस नीट पेपर लीक की तह तक जांच की जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया, जिसके बाद अब मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। दरअसल सरकार ने परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इस मामले की व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा है कि गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इस बीच परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन किया गया। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित की गई। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 2-2 और गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़ के 1-1 केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया था।
परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। दरअसल परीक्षा शुरू होने में देरी की वजह से ही इन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र के 6 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 में से 720 अंक हासिल हो गए थे, जबकि 2 छात्रों को 718 और 719 अंक हासिल हुए थे। ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद बढ़ने के बाद एनटीए ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसकी अनुशंसा के आधार पर 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए और उनके लिए 23 जून यानी आज ही को दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। और नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। इसीलिए आज को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि ये फैसला छात्रों के हित में और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। और उधर नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों का पटना के एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। बता दें कि बिहार पुलिस ने आरोपियों को 21 जून को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया था। और मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट पेपर लीक मामले के तार महाराष्ट्र के लातूर तक पहुंच गए हैं। इस मामले में नांदेड़ की एटीएस टीम ने पेपर लीक मामले के संदेह में 2 लोगों को हिरासत में लिया था। दोनों क्रमशः सोलापुर और लातूर जिलों में जिला परिषद स्कूलों में शिक्षक हैं और लातूर से निजी कोचिंग कक्षाएं चलाते हैं। एटीएस को संदेह था कि ये शिक्षक इसी माध्यम से पेपर फुटेज मामले में शामिल हैं। इस संबंध में जांच करने पर दोनों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। इस बीच जांच के बाद इन दोनों शिक्षकों को रिहा कर दिया गया है। शिक्षकों की पहचान संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान के रूप में हुई है। और यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता की बात कही है। यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी, एक टेस्ट जेआरएफ देने के लिए, पीएचडी रिसर्च फेलोशिप देने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए ये एग्जामिनेशन जून 18 को हम कंडक्ट किया, लेकिन 19 जून को आसपास 3 बजे हमारे पास इंफॉर्मेशन मिला। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक सेंटर है, इंडियन सेंटर फॉर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, I4C कहते हैं। इन्होंने हमको इंफॉर्मेशन दिया कि एग्जामिनेशन माइट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके बारे में एक्शन लिया। 9 बजे तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूजीसी नेट को कैंसिल किया, इसलिए कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी एनटीए इसके बारे में काम कर रहा है। आगे जो दिनों में हम यूजीसी नेट को कंडक्ट करना चाहते हैं वो डेट्स को भी हम अनाउंस करेंगे। इस बीच मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन मोहन दास पाई ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तेजी से कदम उठाए जाने की सराहना की है। वहीं आईआईएम इंदौर के निदेशक हिमांशु राय समेत कई शिक्षाविदों ने भी इस मामले में सरकार के कदमों की तारीफ की है। I'm very happy to see that the government of India has taken steps to protect the integrity of the examination. The National Testing Agency chief has been replaced.
Dr. Pradeep Karola has been appointed. He's a very good officer. I'm sure to see now. A committee under Dr. Radhakrishnan has been set up. Re-examination are being held in those centers which are there. I think that's very good, but much more has to be done. But the entire process should be rejuvenated to make sure justice is done to the 24 lakh people. There should be no retest for the 24 lakh students. There should be a retest only in those centers where things have gone wrong. For those students can go wrong, you can't impose a burden of retest on everybody because there has been no fraud everywhere. There has been a fraud in a few areas and that can be easily identified. That action should be taken. So it's good to see the government taking this act together. I hope it had, I only wish it had been done much earlier. से ये जो कदम उठाए गए हैं ये क्योंकि त्वरित गति से उठाए गए हैं इसलिए कदम बहुत अच्छे हैं। दोनों केसेस, चाहे वो नेट वाला केस हो चाहे वो नीट यूजी वाला केस हो, वो सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो ये एक सराहनीय कदम है। और साथ ही जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट उसका नोटिफिकेशन हो गया है जिसमें जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उसके अलावा 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो कदम उठाए गए हैं ये सराहनीय हैं और ये अगर जो समयबद्ध तरीके से बोला गया है अगर इनको किया जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैसे उपकरण होने चाहिए, कैसे बॉक्सेस होने चाहिए, पेपर कैसे जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कैसे जाना चाहिए, इसका भी हमको एक लॉन्ग टर्म उपाय सोचना पड़ेगा। This is an issue which affects lakhs of students. A very thorough investigation into the matter is required before an informed decision can be taken. Unfortunately, overnight solutions are not possible in such complex cases. The government has already formed a high-level committee headed by a very respected scientist, Dr. Radhakrishnan, who was the previous chairman of ISRO, who's very eminently suitable for looking at complex issues, having faced such problems in ISRO. So that committee will give its report in 2 months. Further, CBI is inquiring into the matter. The Supreme Court is also seized of this matter. So let's wait for all the inputs to come. I think we need to have patience when dealing with such complex issues. I think once all these come, definitely a very good solution can be found so that such problems don't recur again. NTA के परीक्षा के बारे में बहुत सारे संशय अनेक छात्रों ने व्यक्त किए हैं, अनेक चीज़ें बाहर सामने आ रही है। इसके मद्देनज़र मंत्रालय ने और खुद शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं सामने आने के वजह से इसमें रिफॉर्म्स करने के दृष्टि से इस कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी से अपेक्षा है कि एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ज़ीरो एरर फ्री बनाया जाए। आज की एक और बड़ी खबर, तमिलनाडु में हुई जहरीली शराब त्रासदी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज तक 56 लोगों की मौत हो गई है और उनमें से ज़्यादातर अनुसूचित जाति के हैं। 200 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पताल में गंभीर अवस्था में हैं। मैं इस घटना की निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस ने इस घटना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कहां हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। गैर कानूनी लिकर के वजह से 56 लोग का मौत हुआ। इसके कारण 5 बच्चे दोनों माँ बाप का खो करके आज अनाथ हो गए हैं और 200 से ज़्यादा लोग आज भी हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं और सम आज भी एक आध क्रिटिकल हालात में है। आज तक तमिलनाडु में 55 लोग का 56 नॉट 55 लोग का मर जाने के बावजूद, इलीगल काम के द्वारा मर जाने के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी या राहुल गांधी जी एक भी बयान आज तक नहीं दिए। बिल्कुल मैं डिमांड करती हूँ इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथ में सौंपना चाहिए।
तमिलनाडु के कल्लकुरुची में जहरीली शराब से 56 लोगों की मौत को लेकर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया में चल रही खबरों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि मुख्य आरोपी के डीएमके से क्या संबंध है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को इस पर जवाब देना चाहिए। आज जो अखबार में तथ्य है उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहां पर वो कहते हैं कि ये जो गोविंद राज है, जो इसका किंगपिन है, उसके घर के फोटो को, तस्वीर को मीडिया में दिखाया गया था। उसके घर के बाहर डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं और घर के अंदर भी डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं। सो माय क्वेश्चन टू मिस्टर स्टालिन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इज, सर, आर यू कॉम्प्लिसिट और नॉट? हु विल आंसर ऑन योर बिहाफ? और भाजपा के प्रवक्ता ने कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। More than 56 people have died and many of them are critical still. इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीएमके और इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं, इस पे एक चुप्पी साधे हुए हैं। अगर 32 से अधिक दलितों की, मैं तो कहूंगा ये हत्या है, ये मृत्यु नहीं है। अगर एक प्रायोजित हत्या होती है, उस पर इतने पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं केवल इसलिए, और उनके एजेंडे में ये विषय इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इससे सध नहीं रहा है। आज की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का आपदा प्रबंधन जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ निरीक्षण केंद्र आवश्यकता के अनुरूप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए। उत्तर पूर्व में कम से कम 50 बड़े तालाब बनाकर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट करने की व्यवस्था हो, जिससे बाढ़ से निजात मिले और कृषि, सिंचाई और पर्यटन विकसित हो। नदियों के जलस्तर के पूर्वानुमान को अपग्रेड कर बाढ़ की समस्या को कम करने के प्रयास किए जाएं। बाढ़ की स्थिति में जल भराव से निपटने के लिए सड़क निर्माण के डिजाइन में ही प्राकृतिक जल निकासी का भी प्रावधान हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने एनडीएमए और जल शक्ति मंत्रालय को सिक्किम और मणिपुर में आई बाढ़ का अध्ययन कर गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही जंगल की आग रोकने के लिए नियमित रूप से फायर लाइन बनाने, सूखे पत्तों को हटाने और स्थानीय निवासियों और वन कर्मियों के साथ समय समय पर मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा विकसित की गई मौसम, वर्षा और बाढ़ चेतावनी संबंधित ऐप्स को एकीकृत किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। एमडीएच। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आज सुबह बादल फटने से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ और बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 415 के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
राजमार्ग पर कई वाहन फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे और भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों में न जाने को कहा है। अधिकारियों ने भारी बारिश के मद्देनजर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। जिला प्रशासन ने 7 स्थानों पर राहत शिविर लगाए हैं। अब बात संसद सत्र की। कल से शुरू हो रहे संसद के सत्र के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय जी से मुलाकात की। सुदीप दा का संसदीय करियर काफ़ी लंबा है और वे संसद में अपने शांत और गरिमामय आचरण के लिए जाने जाते हैं। 18वीं लोकसभा को उनके अनुभवों से काफ़ी लाभ मिलेगा। आगे की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान की हर ओर निंदा हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके पोस्ट के जवाब में बहुत से लोगों ने टिप्पणी कर उनके बयान का विरोध जताया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने एक्स पर लिखा, मैं अपने राज्य और यहाँ के लोगों को लेकर इस तरह की निंदनीय टिप्पणियों पर अपमानित महसूस करता हूं। यूपी का ऐसा अपमान निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री AK शर्मा ने लिखा, अपने नेता के चुनाव जीतते ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का हमेशा की तरह पुनः अपमान करना शुरू कर दिया। जीवन दान देने वाले प्रदेश की जनता का धन्यवाद भी ठीक से नहीं किया। मरी हुई कांग्रेस ने और उल्टे अब ये अपमान। श्री शशि थरूर जी से कुछ बेहतर उम्मीद की भी नहीं जा सकती, लेकिन यूपी के बारे में उनका आज का व्यंग्य पूरे प्रदेश और प्रदेशवासियों का घोर अपमान है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, ये सज्जन अक्सर विभिन्न संस्कृतियों, पहले पूर्वोत्तर और अब यूपी पर तीखे शब्दों के साथ व्यंग्य कर रहे हैं। उनका दिमाग विक्षिप्तता की धुंध में भटक रहा है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता CR केसवन ने लिखा, शशि थरूर बार बार ऐसा करने वाले, ये राजीव चंद्रशेखर का बयान है, ऐसा करने वाले अपराधी हैं। पहले भी हमारे पूर्वोत्तर के भाई बहनों की पारंपरिक पोशाक को अजीब बताकर उनका गंभीर अपमान किया। तो ये राजीव चंद्रशेखर के जो बयान है वो आप देख रहे हैं कि भारतीयों को शर्मसार करने की बेशर्म मूर्खतापूर्ण राजनीति, यह कांग्रेस का तरीका है। कुछ महीने पहले कांग्रेस के एक अन्य वैश्विक नागरिक पित्रोदा ने भारतीयों को अफ्रीकी, चीनी, मध्य पूर्वी आदि बताया था। इस प्रकार की श्रेष्ठता की भावना कांग्रेस के DNA में गहराई तक व्याप्त है। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। सुकमा जिले में बीजापुर सीमा के पास नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां सिलगेर और टेकलगुडेम के बीच नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के ट्रक को IED ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कुछ जवान घायल भी हुए हैं। दरअसल जगरगुंडा क्षेत्र में सिलगेर कैंप से 201 कोबरा वाहिनी के जवानों का वाहन टेकलगुडेम की ओर जा रहा था। वहां रास्ते में नक्सलियों ने IED प्लांट कर रखा था। बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त जैसे ही जवानों से भरा ट्रक वहां से गुजरा, IED की चपेट में आ गया। और इससे पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ही नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ा पर्दाफाश हुआ। सर्चिंग टीम ने कोराजगुड़ा के जंगलों से पहली बार
नक्सलियों के पास से नोट छापने के उपकरण बरामद किए। सर्चिंग टीम ने मौके से 50, 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट के सैंपल के साथ कलर प्रिंटर मशीन, इन्वर्टर मशीन, कलर इंक बरामद किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। उन्होंने अबू धाबी में हाल ही में बने BAPS मंदिर जाकर दर्शन और पूजन किया। डॉक्टर जयशंकर ने मंदिर में पुजारियों से बातचीत भी की। डॉक्टर जयशंकर इस दौरे में अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात करेंगे और विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नमन किया। उन्होंने लिखा, देश के महान सपूत, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन। मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा भी लिया। इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।